हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ली चाइल्ड्स प्रिंसिपल कंप्लीट किया था। उसके बाद आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम लेकर चल रहे हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? यहाँ पर आपको बार बार इलेक्ट्रोलाइट्स का जिक्र होगा। तो व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स are the substance which in dissolved state or in molten state conduct electricity. In fact, dissociate into ion which cause conductance. Electrolytes are those substance which when dissolved in water dissociate into ions and conduct electricity. तो ये आयंस हैं जो चार्ज का फ्लो करते हैं, एंड कंडक्टेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आयन। तो कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिसोल्व करने के बाद आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और आयंस में डिसोसिएट होकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट: स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट कंप्लीटली, विच आयनाइज या डिसोसिएट कंप्लीटली, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH, KOH, NaCl, KNO3, HNO3, HI, HClO4, HI, KCl, NaNO3, Na2SO4, etc. These are all strong electrolyte, and when dissolved in water dissociate completely. They are called strong electrolyte. Other than strong electrolyte, there are also weak electrolyte, only slightly ionized. These are those electrolyte which dissociate या which ionize to a small extent, completely ionized नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जैसे हमने दे रखा है एसिटिक एसिड, लाइक CH3COH, सॉरी, एसिटिक एसिड इज CH3COH. When dissolved in water, it dissociate या it ionize to small extent. मतलब अगर आप इसके if you take C moles per liter, then only a fraction of moles will dissociate. फ्रैक्शन सपोज कीजिए आपने, हम C की बजाय कोई एग्जांपल ले लेते हैं, let we take 5 moles per liter, then out of 5 let only 1 mole dissociate, out of 5 only 1 mole dissociate है, या फिर out of 5 1.2 moles dissociate. So 3.8 will remain undissociated and only 1.2 moles will dissociate and will produce 1.2 moles of acetate and 1.2 moles per liter of H ions. 3.8 moles will remain undissociated. तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, जबकि इससे ऊपर जो हमने एग्जांपल लिए थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, वो आपके कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, उसमें बचता नहीं है एसिड या बेस या इलेक्ट्रोलाइट कोई भी है। लेकिन यहाँ पर आपका 3.8 मोल्स ऑफ एसिड रिमेन अनडिसोसिएटेड एंड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ या स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट एसिड इज डिसोसिएटेड एंड प्रोड्यूस कैटायन एंड एनायन. So electrolytes which dissociate into ions and conduct electricity when dissolved in water. There are two types of electrolyte: strong electrolyte which dissociate completely and weak electrolyte which dissociate to a small fraction. अब जो weak electrolyte जो completely dissociate नहीं होते हैं, उनके लिए कैलकुलेट की जाती है degree of dissociation. Now what is degree of dissociation? It is fraction of number of moles of the molecule which ionize या which dissociate at equilibrium state. fraction of number of moles, total number of moles, मतलब out of 1 कितने मोल डिसोसिएट होते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, we take 5 moles per liter of acetic acid but only 1.2 moles dissociate. तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है which is represented by alpha will be equal to number of moles that dissociate divided by total number of moles taken. Number of moles that dissociate divided by total number of moles taken initially. So it will be your 0.2 0.24
तो अल्फा इज 0.24, मतलब एक में से सिर्फ 0.24 ही डिसोसिएट होते हैं। आउट ऑफ 5 नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट 1.2, तो एक में से कितना डिसोसिएट होगा 1.2 डिवाइड बाई 5, दिस इज योर अल्फा। सो अल्फा इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मोल्स दैट डिसोसिएट, या नंबर ऑफ मोल्स दैट डिसोसिएट आउट ऑफ 1 मोल। एक मोल में से कितना मोल डिसोसिएट होगा, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम 10 मोल्स पर लीटर लेते हैं, इफ वी टेक 10 मोल्स पर लीटर एंड आउट ऑफ 10 ओनली 2 मोल्स पर लीटर डिसोसिएट, तो 10 में से डिसोसिएट हुए 2, एक में से डिसोसिएट होंगे 2/10, दैट इज 0.2। तो अल्फा इज 0.2, तो एक में से 0.2 डिसोसिएट होगा एंड दैट इज कॉल्ड अल्फा। और क्योंकि ये आउट ऑफ 1 है तो अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं केपी और केसी की, तो पिछले चैप्टर में, अभी पिछले पार्ट में हमने किया था केसी इज इक्वल टू सी कंसंट्रेशन ऑफ, अगर आपकी इक्वेशन यही है सपोज कीजिए CH3 COH प्रोड्यूस एसिटेटाइन प्लस H आयन। अगर आपकी यही कंसंट्रेशन है, लेट वी टेक इनिशियल कंसंट्रेशन C 0 इनिशियल कंसंट्रेशन है ये हमारी। शुरू में हमने C मोल्स पर लीटर एसिटिक एसिड के लिए, जब एसिटेटाइन और H आयन उसके अंदर प्रेजेंट नहीं थे। नाउ लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। एक में से अल्फा डिसोसिएट होते हैं, तो C में से डिसोसिएट हो जाएंगे, पहली बात C अल्फा, तो बचेगी जो एसिटिक एसिड बच जाएगा वो होगा C माइनस C अल्फा। एक मोल में से अल्फा डिसोसिएट होते हैं तो C में से डिसोसिएट होंगे हमारे C अल्फा। सो C अल्फा विल नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर दैट डिसोसिएट, सो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विच रिमेन्स अनडिसोसिएटेड इज C माइनस C अल्फा। C मोल्स पर लीटर हमने लिए थे, C अल्फा डिसोसिएट हो गए, तो फाइनल आगे इसमें C1 माइनस अल्फा, C इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन C1 माइनस अल्फा फॉर द एसिटिक एसिड। एसिटेटाइन C अल्फा जब डिसोसिएट है, जब आपका 1 मोल डिसोसिएट होता है तो 1 मोल एसिटेटाइन प्रोड्यूस होते हैं, तो जब C अल्फा डिसोसिएट होंगे तो C अल्फा एसिटेटाइन प्रोड्यूस हो जाएंगे और C अल्फा ही आपके H आयन प्रोड्यूस होंगे। तो दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन C1 माइनस अल्फा C अल्फा। अगर इसमें आपको Kc निकालना है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पिछले जो हम कर चुके हैं, तो Kc हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एसिटेटाइन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय H आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन। तो एसिटेटाइन, H आयन और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन हमारी है, एसिटेटाइन की C अल्फा, H आयन की C अल्फा और एसिटिक एसिड की C1 माइनस अल्फा। तो इस तरह से हम इनकी कंसंट्रेशंस कैलकुलेट करते हैं। कोई भी और साल्ट अगर आपको दे रखा है, सपोज कीजिए आपको साल्ट दे दिया AXBY, so it will produce XA ion प्लस YB ion। तो आपको XA ion और YB ion प्रोड्यूस होंगे, तो इसके लिए जो आपका Kc होगा, Kc will be concentration of A ions raised to the power X multiplied by concentration of B ions raised to the power Y divided by concentration of AXBY। अब रही बात इनकी कंसंट्रेशन की, इनकी कंसंट्रेशन अगर आपकी AXBY की इनिशियल कंसंट्रेशन C मोल्स पर लीटर है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन A और B आइंस की होगी 0, और जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी AXBY की हो जाएगी आपकी C1 माइनस अल्फा, अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो। और A आइंस की कंसंट्रेशन होगी आपकी XC अल्फा और B आयन की होगी YC अल्फा। 1 मोल से X आयन प्रोड्यूस होते हैं तो C अल्फा से XC अल्फा प्रोड्यूस होंगे। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की बात है। आपका जब 1 मोल XBY डिसोसिएट होता है AXBY, तो XA आयन प्रोड्यूस होते हैं, तो 1 से प्रोड्यूस होता है X, तो C अल्फा से प्रोड्यूस होंगे X इंटू C अल्फा। तो ये आपके X इंटू C अल्फा हो जाएगा, ये Y इंटू C अल्फा हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा डिसोसिएट होता है वो 1 में से डिसोसिएट होता है अल्फा, तो C में से डिसोसिएशन होगा C अल्फा का।
तो सी अल्फा डिसोसिएट होंगे, बचेंगे आपके सी माइनस सी अल्फा, मतलब सी वन माइनस अल्फा, और ये जो प्रोड्यूस होंगे आपके एक्स सी अल्फा वाई सी अल्फा प्रोड्यूस होते हैं। एसिटिक एसिड का हमने जो एग्जाम्पल लिया था वहाँ एक्स और वाई दोनों 1 थे, दोनों की वैल्यू 1 थी, तो सी अल्फा प्रोड्यूस हुए थे हमारे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट आ जाता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो व्हाट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? द डिग्री ऑफ dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to square root of its concentration। मीन्स जो अल्फा है हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, या एक और डेफिनेशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो आपका स्टेटमेंट है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। तो इसका मतलब क्या है, जरा हम वो करते हैं। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। कंसिडर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड है HA। अब इसको आप HA भी ले सकते हो, एसिटिक एसिड भी ले सकते हो, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड। तो HA it will produce H ion and A ions. Initial concentration C 0 0, final concentration C1 minus alpha C alpha C alpha. If alpha is the degree of dissociation. Now, if alpha is the degree of dissociation of weak acid HA, let C moles per liter be the concentration of HA, then HA की concentration C1 minus alpha, H ion की concentration C alpha, A ion की concentration C alpha. Now, equilibrium constant for this equation will be, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें मालूम है क्या होगा इसमें, Kc। अब यहाँ पर क्योंकि आपका एसिड है जिसको हम Ka बोल देते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, सो इट विल बी H आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई A आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA कंसंट्रेशन। अब H आयन कंसंट्रेशन हम Ca अल्फा है हमारी, A आयन की कंसंट्रेशन हमारी C अल्फा है, और HA की कंसंट्रेशन हमारी C1 माइनस अल्फा। तो इनकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाई C1 माइनस अल्फा, और इट विल बी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो अल्फा हमारा होता है वो वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, अल्फा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहाँ पर हम अल्फा को नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अल्फा को नेगलेक्ट करते हैं तो हमारा जो Ka है, ये देखिए आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Ka, तो H आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा, A आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, C से C आपका कैंसिल हो जाएगा, सो Ka विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, Ka विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा हमने नेगलेक्ट कर दिया है बिकॉज इट इज़ वेरी लेस देन 1। तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, या फिर अल्फा इज इक्वल टू रूट K अपॉन C। तो अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारे यहाँ पर ये आ गया, अल्फा इज इक्वल टू रूट K अपॉन C। अब रूट K अपॉन C मतलब अब K आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट है फिक्स वैल्यू, तो अल्फा जो है हमारी वो डिपेंड करेगी स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन, और यही हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ था। या फिर इसको हम आल्सो डिफाइन कर सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू रूट K इंटू वी, वेयर V इज द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल। ये ध्यान रखना आपको, 1/C इज ऑलवेज इक्वल टू V, वेयर V इज वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब वो कैसे है इसको समझ लीजिए जरा। सपोज गिरे C हमारी है, कंसंट्रेशन हमारी है C मोल्स पर लीटर, C मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन अगर है तो इसका मतलब होगा आपके C मोल्स आर डिजोल्व इन 1 लीटर। तो 1 मोल कितने में डिजोल्व होगा आपका 1/C। सो 1 मोल इज डिजोल्व इन 1/C लीटर, सो इट इज द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम विच कंटेन 1 मोल। तो 1/C इज इक्वल टू वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है अल्फा इज इक्वल टू रूट K अपॉन C है, इसको हम रूट K इंटू V भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन आपकी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दी गई है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू या इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल। सो V इज द वॉल्यूम इन लीटर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और यही हमने इसमें
डेफिनेशन दी थी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ये इसका हमारा डेरिवेशन आ जाता है अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और यही वैल्यू हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है उनकी, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये अल्फा इक्वल टू रूट के अपॉन सी आ जाता है। तो दिस इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है। क्या इम्पोर्टेंस है समझिएगा ज़रा, कि सपोज कीजिए आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH, कंसंट्रेशन इसकी 0.6 m है, तो और इसकी अल्फ़ा 0.2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 है, मतलब इसमें से एक मोल में से 0.2 मोल्स ही डिसोसिएट होते हैं, बाकी 0.8 मोल्स डिसोसिएट नहीं होंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज आल्सो ऑलवेज पॉइंट लेस देन 1। अब इसके बाद सपोज कीजिए आपने इसको डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट मतलब इसके अंदर आपने सॉल्वेंट और डाल दिया, वाटर और डाल दिया इसके अंदर, तो ऑब्वियसली डाइल्यूट करने पर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन कम होगी तो अल्फा हमें मालूम है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन रूट के अपॉन सी। तो कंसंट्रेशन कम होगी तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब अगर आप इसको डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, 0.6 के बाद 0.5 m हो जाएगी। डाइल्यूशन हमने आपको बताया था M1V1 इक्वल टू M2V2, डाइल्यूशन के लिए फार्मूला। डाइल्यूट करोगे जितना पानी उसके अंदर डालोगे कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, तो M2 जो है हमारी वो कम होती चली जाएगी। तो मान लीजिए डाइल्यूट करने पर इसकी कंसंट्रेशन 0.5 m होगी, अब कंसंट्रेशन कम होगी तो अल्फा इंक्रीज होकर 0.3 हो जाएगी या 0.25 हो जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी, 0.2 से इंक्रीज होगी। और जितना आप इसको डाइल्यूट करते जाओगे इसकी अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जितना डाइल्यूट करोगे मतलब जितना कंसंट्रेशन कम करते चले जाओगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होता चला जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जितना डाइल्यूट करोगे, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप कर देते हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट अगर आप कर देते हो, इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दो कि कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर रह जाए, तब इसकी अल्फा 1 हो जाएगी, मतलब ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। दिस इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब इसके बाद इसमें आपके इस चैप्टर के अंदर अब आपका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस? एसिड बेस होते क्या हैं? अभी तक जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो एसिड्स आर द सब्सटेंस विच आर सोवर इन टेस्ट, विच रिलीज हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द मेटल्स, या विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। और बेसिस आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो ये हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी तक पढ़ते हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में। लेकिन अब हमारे कुछ 2-3 नए कॉन्सेप्ट है। एरिनीज कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है और लेविस कॉन्सेप्ट है। 3 कॉन्सेप्ट और हैं एसिड और बेस के लिए हमारे पास। व्हाट आर द एसिड्स एंड बेस? तो सबसे पहले हम लेते हैं एरिनियस एसिड्स। An acid is a substance which furnishes H ion in aqueous solution. For example, HCl produce H ion and chloride ion, and acetic acid produce acetate ion and H ion. So, which gives H ion in aqueous solutions are called acids. HCl, acetic acid, H2SO4, HNO3, ये सभी क्या हैं जो aqueous solutions में डालने पर H ions प्रोड्यूस करते हैं, और जो H ion प्रोड्यूस करे दे आर कॉल्ड एसिड्स। विच प्रोड्यूस H ion इन एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एसिड, और ए बेस इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस, दे आर कॉल्ड बेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ एरिनियस एसिड एंड बेस इज ए सब्सटेंस विच गिव्स H ion in aqueous solution acid, and a substance which gives OH ion in aqueous solution is called base. For example, sodium hydroxide आपका NaOH produce sodium ion and OH ions. अमोनियम हाइड्रोक्साइड है अमोनियम आयन प्लस OH आयंस। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग
सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा वीक बेस है जो कि पार्शियली डिसोसिएट होगा। इसलिए हमने यहाँ पर डबल एरो लगाया है जो कि इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। तो अमोनियम आयन और OH आयन कंबाइन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होकर अमोनियम और OH आयन प्रोड्यूस करता है। दिस इज अबाउट डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अगर दो एसिड आपको दे दिए जाएं तो उनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? ऑब्वियसली एसिड वो जो H आयन प्रोड्यूस करे, और स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो ज़्यादा H आयन प्रोड्यूस करे। रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग मतलब दो, अगर आपको दोनों ही वीक दे दिए तो उन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? जो उन दोनों में ज़्यादा H आयन प्रोड्यूस करता है। या दो बेसिस हैं तो जो ज़्यादा OH आयन प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा रिलेटिवली उन दोनों में। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस या टेंडेंसी टू फर्निश H आयन और OH आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन में जो जितने H आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब कितने H आयन प्रोड्यूस करेगा वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। अगर आपका एसिटिक एसिड है, इट विल प्रोड्यूस एसीटेट आयन एंड H आयन। अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज कीजिए अल्फा इसकी 0.2 है, इफ यू टेक 1 मोल्स पर लीटर then 0.2 will dissociate, 0.8 will remain undissociated, and we will produce 0.2 मोल एसिटेट आयन एंड 0.2 मोल्स पर लीटर ऑफ H आयन। तो H आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.2 मोल्स पर लीटर प्रोड्यूस होगी। अगर इसकी बजाय कोई दूसरा एसिड है, एक और है HA, इट विल प्रोड्यूस H आयन प्लस A नेगेटिव आयंस। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 0.3 है, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 0.3 है तो इसके अगर आप 1 मोल्स पर लीटर लेते हो तो 0.7 डिसोसिएट नहीं होंगे, सिर्फ 0.3 डिसोसिएट होंगे, और 0.3 आपके H आयन प्रोड्यूस होंगे और 0.3 A आयन। तो इट प्रोड्यूस HA जो है वो आपके 0.3 H आयन प्रोड्यूस करता है मोल्स पर लीटर, जबकि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है 0.2। तो जो ज़्यादा H आयन प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो कुल मिलाकर 1 मोल्स पर लीटर अगर कंसंट्रेशन ली जाती है, दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन, तो अल्फा की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा H आयन प्रोड्यूस करेगा, उसकी टेंडेंसी H आयन प्रोड्यूस करने की ज़्यादा होगी, सो इट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पहले अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें निकालनी है एसिड या बेस की, तो हमें कैलकुलेट करनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मोर द अल्फा मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ और मोर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ। For acid, more the degree of ionization. For an acid, more will be H ion produced and hence more will be acidic strength. For the two acid having same molar concentration, acidic strength can be represented as alpha is equal to K upon C root K P। ये हमारा फॉर्मूला था। तो अल्फा इज इक्वल टू रूट K अपॉन C। K कॉन्स्टेंट है किसी भी एक पार्टिकुलर एसिड के लिए, तो अल्फा 1 हो जाएगा हमारा रूट K1 अपॉन C, अल्फा 2 हो जाएगा रूट K2 अपॉन C। तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू रूट K1 अपॉन K2। अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू रूट K1 अपॉन K2। तो कुल मिलाकर अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जिसका अल्फा ज़्यादा होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। तो जिस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो दोनों से हम डिग्री स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से या डिसोसिएशन कांस्टेंट से। हायर द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्गर इज एसिड, या हायर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर इज एसिड। सपोज कीजिए आपको दो एसिड दे दिए, एसिड का नाम ही लेते हैं, let you are given two acid, one is acetic acid, one is HCN and another is phosphoric acid, H3PO4, और तीनों के आपको Ka की वैल्यू गिवन है। Ka for acetic acid is 1.8 into 10⁻⁵, for HCN let it is 1.7 into 10⁻⁴, and for phosphoric acid let it is 1.8 into 10⁻⁶।
3 एसिड दे रखे हैं हमें, तीनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि अरेंज द फ्लोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जो सबसे वीक एसिडिक है पहले उसको लिखिए, फिर जो सबसे स्ट्रॉन्ग है उससे स्ट्रॉन्ग है उसको, और फिर हाईएस्ट को। तो इनमें सबसे वीक कौन सा होगा? जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे कम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इनकी वैल्यूज़ को, तो फास्फोरिक एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सबसे कम है, मतलब फास्फोरिक एसिड विल बी आवर वीकेस्ट एसिड अमंग दिस। उसके बाद नंबर आता है आपका एसिटिक एसिड का, सो देन इट विल बी एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन फास्फोरिक एसिड, और सबसे ज़्यादा वैल्यू HCN की है तो HCN विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो हाइयर द वैल्यू ऑफ K स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड, या हाइयर द वैल्यू ऑफ अल्फा स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ strength of relative strength of acids, just like given here. Strength of acid A upon strength of acid 2 is equal to root K upon K2, या molar conductance of solution 1 divided by molar conductance of solution 2। molar conductance आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर +2 में आपका आएगा। तो जिसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो इन दिस वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ Arrhenius acids and bases। तो ये हमारे Arrhenius acid which gives HN in aqueous solution, which gives OHN in aqueous solution, they will be Arrhenius base, and relative strength of these acid and base depends on degree of dissociation और dissociation constant। अब उसके बाद हमारे आ जाते हैं limitations of Arrhenius concept। It fails to explain बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब यहाँ जो हमारी डेफिनेशन थी वो थी विच गिव्स HN इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर कोई सब्सटेंस नॉन एक्वस सॉल्यूशन में HN प्रोड्यूस करता हो तो क्या वो एसिड होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं करता, पहली बात। सेकेंड, इट फेल्स टू एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस गिविंग राइज टू द साल्ट फॉर्मेशन इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपकी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अमोनियम प्लस HCl प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ ना कोई HN दे रहा है ना कोई OHN दे रहा है, तो हाउ दिस इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो इसमें कौन सा एसिड कौन सा बेस, कोई HN नहीं दे रहा, कोई OHN नहीं दे रहा है। तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में फेल हमारी ये थ्योरी। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द सर्टेन साल्ट। एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका एसिडिक नेचर का होता है, क्यों? इसमें कोई HN नहीं है। BF3 है, या बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया PH3 एटसेट्रा। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट HN एग्जिस्ट इन वाटर एज हाइड्रोनियम आयन। HN एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। HN इज नथिंग बट ए प्रोटोन, अकेला प्रोटोन एग्जिस्ट नहीं करता, वो वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिंस HN इज द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आयन एंड थस पोजेस स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर हाइड्रेशन, तो ये इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये हमारी हो जाती है Arrhenius कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। एक कॉन्सेप्ट हुआ हमारा Arrhenius कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। नेक्स्ट है हमारा ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ब्रोंस्टेड एंड लेविस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।